गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का केजीएस के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी में राष्ट्रपति और राष्ट्रपति में हमने आपको राष्ट्रपति की सत्ता स्थिति प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, उसको ही कंटिन्यू करना है आज। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में राष्ट्रपति की सत्ता स्थिति। और इसमें हम देख रहे थे, जो हमने टॉपिक देखा था अभी कि क्या राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है। ये टॉपिक हमने अभी इस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, क्या राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है। बहुत ही अच्छा। स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे हैं क्या राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है। हमने इसके पहले पढ़ा था कि हमारा संविधान राष्ट्रपति को एक नाम मात्र का अध्यक्ष, हमारा संविधान राष्ट्रपति को एक नाम मात्र का अध्यक्ष चाहता है। ठीक है, उसमें हमने तर्क लिया कि कैसे हमारे संविधान निर्माता संसदीय प्रणाली चुन रहे हैं, राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति को विवेक शक्तियां नहीं दे रहे हैं, और 74, 75, 78 अनुच्छेद कैसे राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष स्थापित करता है, ये बात हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि कुछ राष्ट्रपति के कार्यों के आधार पर, उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर यह कहा गया कि क्या राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है। ठीक है, तो उस पर हमने कुछ उदाहरण लिए। आर्टिकल 74 से जुड़ा उदाहरण लिया, आर्टिकल 78 से जुड़ा उदाहरण लिया, और अंतर्निहित विवेकाधीन शक्तियों की बात की, जो कुछ छुपी हुई विवेकाधीन शक्तियां हैं जिसका प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं, उसकी बात की। उसके आधार पर ये बात समझने की कोशिश किया कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं है। तो इसमें हमने पढ़ा राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं है कैसे। आर्टिकल 74, इसमें उदाहरण किया नारायणन द्वारा
पुनर्विचार के लिए भेजा गया। आर्टिकल 74 और हमने पढ़ा आर्टिकल 78, इसमें ज्ञानी जैल सिंह का उदाहरण लिया। फिर हमने आर वेंकटरमन का आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग का उदाहरण लिया। इतने उदाहरण ये यहां तक हमने अभी पढ़ा। अब यहां से एक बात और निकल कर आती है कि यदि हम भारत के राष्ट्रपति का व्यवहार में कार्य प्रकृति देखें, उनका नेचर ऑफ फंक्शनिंग देखें, व्यवहार में भारत के राष्ट्रपति का नेचर ऑफ फंक्शनिंग देखें, तो हम पाते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र के अध्यक्ष से भी ऊपर बढ़कर नाम मात्र से भी ऊपर बढ़कर राष्ट्रपतियों ने काम किया है। तो अगर मैं यहां बात करूं हमारे राष्ट्रपति अगर हम राष्ट्रपति के कार्यप्रणाली का इतिहास देखें तो उसमें हम पाते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह, के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इतने नाम तो हमें दिख रहे हैं इतने नाम तो हमें दिख रहे हैं ऐसे राष्ट्रपतियों के जिन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया, विवेक का प्रयोग किया प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के निर्णय पर सवाल उठाए, और नाम मात्र के अध्यक्ष से बढ़कर नाम मात्र के अध्यक्ष से बढ़कर कार्य किया। जो लिख रहा हूं इसको एज इट इज लिखना है तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी के उस निर्णय पे प्रश्न चिन्ह लगाया, कई बातों पर विभेद था, उस निर्णय पे प्रश्न चिन्ह लगाया जो हिंदू कोड बिल से जुड़ा हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने खुलकर कहा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध काम कर सकता है,
उसके लिए अनिवार्यता नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की बात माने, राजेंद्र प्रसाद ने कहा। हमने ज्ञानी जैल सिंह का, आर वेंकटरमन का उदाहरण पहले डिस्कस किया कि आर नारायण ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सरकार के निर्णय को फिर से विचार करने के लिए भेजा और सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। और अंततः एपीजे अब्दुल कलाम इनके बारे में तो प्रचलित है कि ये कई विषयों पर सरकार से इनका मत नहीं मिलता था। तो एक बार तो उन्होंने संसद में एक स्पीच पढ़ा, राष्ट्रपति का स्पीच लिखता है कैबिनेट सचिवालय, यानी सरकार लिखवाती है। कोई भी राष्ट्रपति भाषण देता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कैबिनेट लिखवाती है और कैबिनेट सचिवालय द्वारा लिखा जाता है। राष्ट्रपति सदन के प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के शुरू होने के पूर्व अभिभाषण देता है। नई लोकसभा बन करके आती है, उसमें अभिभाषण देता है। तो ये अभिभाषण सरकार की तरफ से होता है, देता राष्ट्रपति, ये सरकार की तरफ से होता है, लिखता राष्ट्रपति, सॉरी सरकार लिखती है, कैबिनेट लिखवाता है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने कैबिनेट के लिखे हुए भाषण को पढ़ने के बजाय अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं संदेश देना चाहता हूं तो मैं पढ़ूंगा, उन्होंने पढ़ दिया। ऐसी कई घटनाएं एपीजे अब्दुल कलाम के समय में हुई थी। वो एक बार गोधरा भी गए थे, जो विवादित रहा। उन्होंने कैबिनेट की सलाह नहीं मानी और गोधरा चले गए, जहां गुजरात में जहां दंगे हुए थे। उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सरकार के सुझाव को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजा। इस सुझाव को सरकार ने नहीं माना, लेकिन राष्ट्रपति ने अपना मत व्यक्त करते हुए इस विषय को चर्चा का एक मुद्दा बना दिया। तो इससे राष्ट्र में, पूरे देश में एक चर्चा छिड़ गई। एपीजे अब्दुल कलाम के सलाह के बाद एक चर्चा छिड़ गई। तो इन राष्ट्रपतियों ने अपने कार्य प्रणाली में, अपनी कार्य संस्कृति में यह बात स्पष्टता बताई कि वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के सलाह के गुलाम नहीं, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सभी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं। आवाज की प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, आवाज तो वैसी ही है जैसे रोज होती थी। आप अपना सिस्टम देख लीजिए जिसको आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, आप अपना देख लीजिए, ठीक है। अभी मैंने लिखवाया नहीं, अभी मैं लिखाता हूं, इसमें जरूरी बातें मैं लिखवाऊंगा अभी आपको। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कहना गलत है, राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कहना गलत है। ये बातें, ये पॉइंट है अनुच्छेद 74 की बातें, अनुच्छेद 78 की बातें। कुछ विवेक है, विवेकाधीन शक्तियां हैं जो अंतर्निहित है। और राष्ट्रपतियों ने अपनी कार्यप्रणाली में बताया है कि वो रबर स्टैंप नहीं है, वो सरकार की इच्छा को अंधे होकर नहीं फॉलो करते। तो ऐसे में राष्ट्रपति को कहा जाना, रबर स्टैंप कहा जाना गलत है। तो अंततः राष्ट्रपति क्या ऐसा राष्ट्रपति को हम
क्या ऐसा कहें जो राष्ट्रपति पर सबसे सुटेबल है, सबसे उचित है? तो आर वेंकट रमन के शब्दों में राष्ट्रपति को एक इमरजेंसी लैंप, राष्ट्रपति को एक इमरजेंसी लैंप कहा जाना चाहिए। इमरजेंसी लैंप क्या होता है? वह जो संकट के समय, वह जो संकट के समय सक्रिय हो जाता है। सामान्य परिस्थिति में सक्रिय नहीं होता। तो राष्ट्रपति को कई सारे मुहावरे, पूछ लो भाई, 5 दिन से पूछ रहे हो, लिख लो प्रिंस, क्या लिखना चाहते हो? राष्ट्रपति को कई मुहावरों से राष्ट्रपति के पद को समझा जा सकता है। उसमें सबसे जो सटीक और प्रभावशाली मुहावरा है, सबसे सटीक और प्रभावशाली मुहावरा है ये मुहावरा इमरजेंसी लैंप। ठीक है, तो इमरजेंसी लैंप क्या होता है? जब परिस्थिति सामान्य हो, जब परिस्थिति ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, तो लैंप बुझा रहता है, इमरजेंसी लैंप बुझा रहता है। लेकिन जैसे ही परिस्थिति खराब होती है, जैसे ही परिस्थिति खराब होती है वो जल उठता है। तो राष्ट्रपति को भी सामान्य परिस्थिति में जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कहते हैं वो बात सुननी चाहिए। सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति को वही करना चाहिए जो मंत्री परिषद उनसे करने को चाहता है सामान्य परिस्थिति में। लेकिन जब असामान्य परिस्थिति हो, असामान्य परिस्थिति में उसे सक्रिय हो जाना चाहिए। जैसे आर वेंकटरमन, इन्होंने ये बात कही। ये बात किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? ये कथन आर वेंकटरमन का है। आर वेंकटरमन, इन्होंने कहा। तो राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, देखिए, असामान्य परिस्थिति थी 1990 में। भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, भारत के ऊपर आर्थिक बोझ बहुत था, और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। तो अब क्या चुनाव कराया जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति को लगा अभी चुनाव कराया जाना ठीक नहीं है। तुम्हारा आंसर सही है गलत कैसे पता चलेगा? अब इस पे बात करेंगे अलग से। अलग से बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। तो जब आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी भारत की, चारों तरफ से भारत पर दबाव था, हम लोग आईएमएफ में लोन के लिए गए,
पैसे मांग रहे हैं, वैसे में भारत में चुनाव किया जाना ठीक नहीं। तो आर वेंकटरमन ने शब्द प्रयोग किया इमरजेंसी लैंप, तो उस वक्त आर वेंकटरमन खुद इमरजेंसी लैंप की तरह जल उठे और उन्होंने चंद्रशेखर को बुलाया, आइए सरकार बनाइए। चंद्रशेखर के पास बहुमत नहीं था, अल्पमत की सरकार बनाई गई। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति है, उसको हम कहते हैं नाम मात्र का अध्यक्ष है, उसको हम कहते हैं रबर स्टैंप है, उसको हम कहते हैं अवास्तविक अध्यक्ष है। ऐसे शब्द से ज्यादा अच्छा है उसको नाम मात्र का अध्यक्ष कहना, रबर स्टैंप कहना या अवास्तविक अध्यक्ष कहना। उससे ज्यादा अच्छा है कि उसको इमरजेंसी लैंप कहा जाए। इमरजेंसी लैंप मतलब जो इमरजेंसी की परिस्थिति में जलता है, इमरजेंसी में जलता है, सामान्य परिस्थिति में वो सामान्य रहता है। ठीक है, तो ये हम राष्ट्रपति का ये टॉपिक हमने अभी उसकी सत्ता स्थिति कंक्लूड किया। अब इसमें थोड़ा सा राइटिंग मैं आपको देना चाहता हूं। जो मैंने लिखा है, जो मैंने लिखाया है आपको, वो वैसे ही, ये जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही रहेगा। जहां जहां मुझे टिप्पणी आपको लिखानी है वहां वहां टिप्पणी में लिखा रहा हूं। ये जो बोर्ड पे जो मैंने लिखाया है ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें कुछ बातें मैं टिप्पणी के रूप में लिखाऊंगा। तो टिप्पणी आपको कहां लिखनी है? देखिए प्रश्न क्या है, अब आपके पास ये जो प्रश्न है आप ऐसे समझिए, ये जो प्रश्न है हमारा, अब क्या आप इसका उत्तर लिख सकते हैं? पहले तो इस प्रश्न की बात करते हैं। यमुना के प्रवाह को पोटोमैक नहीं थेम्स नदी सींचती है। इस संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति की सत्ता स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। लिख सकते हैं, इजी है। अल्पमत की सरकार चलती नहीं है, नहीं चल सकती है, लेकिन किसी बहुत असामान्य परिस्थिति में एक बार चंद्रशेखर को की सरकार बनाकर एक्सपेरिमेंट हुआ था एक तरह का, बस। अब मैंने जो फॉर्मेट लिखा है ये पूरा आंसर का फॉर्मेट है। देखिए पहला तो ये, यमुना के प्रवाह को पोटोमैक नहीं बल्कि थेम्स नदी सींचती, इस संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति की सत्ता स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे इस उत्तर में? पहला तो हमने मॉडल लिया यूएस का नहीं, यूके का मॉडल लिया। भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष कहा जाता है। नाम मात्र का अध्यक्ष ऐसे स्थापित होता है राष्ट्रपति। भारत के संविधान निर्माता चाहते थे, संविधान में कुछ प्रावधान वर्णित किए गए, ये सारे प्रावधान ऐसे ऐसे बताते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है। कुछ लोग राष्ट्रपति को रबर स्टैंप भी कहते हैं, पर यह कहना गलत होगा, रबर स्टैंप कहना गलत होगा। राष्ट्रपति को इमरजेंसी लैंप कहा जाना सबसे अच्छा है। आप ऐसे उत्तर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको यहां दिया, उसका भी फॉर्मेट यही होगा, इसका उत्तर भी ऐसा ही होगा। अब अगर ये लगभग 250 शब्द का उत्तर होगा, तो पहला क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर यही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति दादा दादी की तरह है जो सूचित तो किए जाते हैं परंतु निर्णय नहीं लेते, व्याख्या कीजिए। तो इसमें केवल नाम मात्र का अध्यक्ष वाला पार्ट लिखा जाएगा। ठीक है,
इसमें केवल नाम मात्र का अध्यक्ष वाला पार्ट लिखा जाएगा। भारत का राष्ट्रपति दादा दादी की तरह है, जो सूचना तो दिए जाते हैं परंतु निर्णय नहीं लेते, सूचित तो किए जाते हैं परंतु निर्णय नहीं लेते। तो इसमें व्याख्या करना है, बताना है कैसे भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष कहते हैं। सॉरी, यहां पर देखिए कैसे कहते हैं नाम मात्र का अध्यक्ष। तो हमने यूके का मॉडल लिया, पहली बात। संविधान निर्माता ऐसा चाहते थे, ये बातें। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78, इन आर्टिकल से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, निर्णय कोई और लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब देखें, यहां पर ये क्वेश्चन देखें, भारत का राष्ट्रपति दादा दादी की तरह है, यहां पर नाम मात्र का अध्यक्ष वाला पार्ट है अप टू 74, 75, 78, इतना पार्ट तक उत्तर यहां लिखा जाएगा। अब आता है भारत के राष्ट्रपति को एक रबर स्टैम्प कहना भारत के राष्ट्रपति गण के उपलब्धियों की अवमानना करना है। उदाहरण सहित परीक्षण करें। तो इसमें आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष कहते हैं, और इसमें शॉर्ट में आप लिखेंगे यही बातें, संविधान निर्माता ऐसे चाहते थे, संविधान में प्रावधान दिया गया, शॉर्ट में इसको लिखेंगे। ज्यादा पार्ट आपको इसमें लिखना है, भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कहा गया, इसमें आप नाम लिखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, और वर्तमान में हमारे द्रौपदी मुर्मू के बारे में ऐसी बात कही गई। लेकिन भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप नहीं है, ये बात ज्यादा करके दिखाएंगे, इस बात को ज्यादा यहां पर दिखाया जाएगा। अब इसमें जो बातें जोड़ी जानी हैं, जो चीजें मुझे लिखवाना है, उसको वन बाय वन मैं इसमें टिप्पणी के रूप में ये बातें मैं आपको लिखवाता हूं, लिखते चले जाइए। ठीक है, चलिए पहला टिप्पणी, हेडिंग डालिए टिप्पणी, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। पॉइंट नंबर 1, भारत ने अमेरिका की राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली नहीं अपनाई। भारत ने अमेरिका की राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली नहीं अपनाई, बल्कि टिप्पणी हेडिंग डालिए और लिखना शुरू कीजिए। भारत ने अमेरिका की राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली नहीं लिखवाई, सॉरी नहीं अपनाई। भारत ने अमेरिका की राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली नहीं अपनाई, बल्कि यूके का मॉडल अपनाते हुए यूके का मॉडल अपनाते हुए राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष, राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष बनाया गया।
ठीक है। अब दूसरी टिप्पणी लिखिए, आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 पर टिप्पणी। हेडिंग डालिए टिप्पणी में दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन नहीं है, मैं टिप्पणी लिखा रहा हूं, जो हमारा नोट्स है उसकी टिप्पणी लिखा रहा हूं। अभी टिप्पणी में पहला टिप्पणी मैंने लिखाया मॉडल के बारे में, दूसरी टिप्पणी अब हम लिख रहे हैं अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 पर। तो ये आपने अनुच्छेद 74 पर ये सब बातें लिखी हुई हैं। अब मैं जो लिखा रहा हूं टिप्पणी वो लिखिए, लिखिए 42वें संशोधन अधिनियम, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के पहले, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के पहले प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह मानना, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। 42वें संशोधन से 42वें संशोधन से संविधान में अब इन्वर्टेड कॉमास डाल के लिखिए की सलाह पर कार्य करेगा, की सलाह पर कार्य करेगा। करेगा, इसको इन्वर्टेड कॉमास में डालिए ऐसे, डॉट 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 की सलाह पर कार्य करेगा, शब्द जोड़ा गया, शब्द जोड़ा गया, जिससे जिससे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह, जिससे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यता बन गई, राष्ट्रपति के लिए बाध्यता बन गई। पैराग्राफ चेंज कीजिए। अब राष्ट्रपति यदि अब राष्ट्रपति यदि मंत्री परिषद की सलाह नहीं मानता, अब राष्ट्रपति यदि मंत्री परिषद की सलाह नहीं मानता तो वह संविधान का उल्लंघन करता है, तो वह संविधान का उल्लंघन करता है। जिसके लिए राष्ट्रपति को, तो वह संविधान का उल्लंघन करता है। जिसके लिए राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है।
फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए, फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। जनता सरकार ने, जनता सरकार ने, जनता सरकार ने जब 44वां संशोधन किया, जनता सरकार ने जब 44वां संशोधन किया तो उन्होंने इस बाध्यता को हटाया नहीं, तो उन्होंने इस बाध्यता को हटाया नहीं। बल्कि बल्कि उस बाध्यता को हटाया नहीं, बल्कि राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को यह शक्ति दे दी, यह शक्ति दे दी, यह शक्ति दे दी कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह को, कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए, कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सके, वापस भेज सके। वापस भेज सके। परंतु पुनर्विचार के बाद, परंतु पुनर्विचार के बाद प्राप्त सलाह को मानना, प्राप्त सलाह को मानना राष्ट्रपति की बाध्यता भी बना दिया गया, राष्ट्रपति की बाध्यता भी बना दिया गया। इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है इसका अर्थ यह है कि 44वां संशोधन भी, इसका अर्थ यह है कि 44वां संशोधन भी राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां नहीं प्रदान करता। इसका अर्थ यह है कि 44वां संशोधन भी राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां नहीं प्रदान करता। ठीक है, तो 74 पे टिप्पणी लिख लिया। अब 75 पे टिप्पणी लिखते हैं। आर्टिकल 75 पर टिप्पणी लिखते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये तो लिखा हुआ है, ये आपके पास, इसके अलावा ऐड कर रहा हूं, आपको सपोर्टिव कंटेंट दे रहा हूं। अनुच्छेद 75 लिख के टिप्पणी लिखना शुरू कीजिए आर्टिकल 75 पर। रेडी है? लिखिए। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री को, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री को यह दायित्व दिया गया, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री को यह दायित्व दिया गया कि वो केंद्र के प्रशासन संबंधी
या अन्य सूचनाएं राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएं, या अन्य सूचनाएं राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। प्रशासन संबंधी या अन्य सूचनाएं राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। प्रथम दृष्टि में, पूर्ण विराम, प्रथम दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली है। राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली है। प्रथम दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि यहां प्रधानमंत्री उसे सूचना देने का काम कर रहा है। क्योंकि यहां प्रधानमंत्री उसे सूचना देने का काम कर रहा है। परंतु, पूर्ण विराम, परंतु ध्यान से देखने पर यह बात स्पष्ट होती है कि राष्ट्रपति केवल सूचना प्राप्त करता है। राष्ट्रपति केवल सूचना प्राप्त करता है। निर्णय कहीं और लिया जा रहा है। निर्णय कहीं और लिया जा रहा है। निर्णय कहीं और लिया जा रहा है। चूंकि संविधान की रक्षा राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व है। चूंकि संविधान की रक्षा राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व है, चूंकि संविधान की रक्षा राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व है या दायित्व है, कुछ भी लिख सकते हैं, दायित्व है, और वह सांकेतिक रूप से संवैधानिक अध्यक्ष है, और वह सांकेतिक रूप से संवैधानिक अध्यक्ष है, और वह सांकेतिक रूप से संवैधानिक अध्यक्ष है, इसलिए उसे सूचित किया जाना अनिवार्य है। इसलिए उसे सूचित किया जाना अनिवार्य है। अर्थात राष्ट्रपति उस दादा दादी की तरह है। अर्थात राष्ट्रपति उस दादा दादी की तरह है जो घर के निर्णय तो नहीं लेते,
परंतु उन्हें घर के निर्णयों की सूचना अवश्य दी जाती है। जो घर के निर्णय तो नहीं लेते, परंतु उन्हें घर के निर्णयों की सूचना अवश्य दी जाती है। ठीक है, अब 78 हो गया। अब बात करते हैं रबर स्टैम्प पर टिप्पणी। इसमें लगभग कराया है, अंतर्निहित विवेकाधीन शक्ति के बारे में टिप्पणी कर लीजिए। अंतर्निहित अंतर्निहित विवेकाधीन शक्ति, हेडिंग डालिए, हम टिप्पणी कर रहे हैं अंतर्निहित विवेकाधीन शक्ति। अंतर्निहित विवेकाधीन शक्ति, हेडिंग डालिए, टिप्पणी हम लिख रहे हैं। इस पर टिप्पणी लिखिए। सेवेंटी फाइव में लिखने के लिए कुछ वैसा नहीं है, 75 सिंपल है बहुत, तो लिख दिया है, जो लिखा है बस उतना ही रहेगा। ठीक है, 78 केवल लिखना है, 78 मैंने लिखाया है। नहीं 75 नहीं होगा, वो 78 होगा। अगर मेरे मुंह से 78 निकल गया है, 75 निकल गया, तो उसको ठीक करिए आप, वो 78 होगा, टिप्पणी 78 पर होगी। अगर मैंने 75 बोला है तो उसका करेक्शन कर लीजिए, उसको 78 लिख लीजिए। 75 में लिखने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। अब अंतर्निहित विवेकाधीन शक्ति, हेडिंग डालिए, लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से विवेकानुसार कार्य करने, स्पष्ट रूप से विवेकानुसार कार्य करने, मैं फिर से बोल रहा हूं, चेंज कर लीजिए, 75 है तो उसको 78 कर लीजिए। ठीक है, ठीक कर लीजिए उसको, बार बार नहीं बोलूंगा एक ही बात। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति नहीं दी गई। अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को, राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। परंतु परंतु व्यवहार में, परंतु व्यवहार में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब
व्यवहार में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद उपलब्ध हो, मंत्रिपरिषद उपलब्ध ना हो। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद उपलब्ध ना हो, या फिर मंत्रिपरिषद कुछ ऐसी सलाह दे रहा है, या फिर मंत्रिपरिषद कुछ ऐसी सलाह दे रहा है जिससे संविधान के प्रावधानों का, या फिर मंत्रिपरिषद कुछ ऐसी सलाह दे रहा है जिससे संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कार्य कर सकता है, स्वविवेक से कार्य कर सकता है। अर्थात संविधान में राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्ति नहीं दी गई, राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्ति नहीं दी गई। फिर भी कुछ अंतर्निहित शक्तियां उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं। कुछ अंतर्निहित शक्तियां उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं जो निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयोग में लाई जा सकती हैं। जो निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयोग में लाई जा सकती हैं। जो निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयोग में लाई जा सकती हैं। अब इसमें 1 2 करके पॉइंट नंबर 1 लिखिए। निम्नलिखित परिस्थितियां जो हैं उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए। पहला सरकार ने बहुमत खो दिया है। परंतु इस्तीफा देना नहीं चाहती। सरकार ने बहुमत खो दिया है परंतु इस्तीफा देना नहीं चाहती। दूसरा, सरकार गिर चुकी है। सरकार गिर चुकी है और नई सरकार बनाना अनिवार्य है। एवं किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है।
एवं किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है के बाद ब्रैकेट में लिख दीजिए आर वेंकटरमन द्वारा चंद्रशेखर का चुनाव। आर वेंकटरमन द्वारा चंद्रशेखर का चुनाव। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, लोकसभा का चुनाव पूरा हुआ है। लोकसभा का चुनाव पूरा हुआ है, परंतु किसी भी दल के पास, परंतु किसी भी दल मतलब पार्टी, दल या गठबंधन के पास, दल या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। किसी भी दल या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। चौथा पॉइंट लिखिए। इसमें आप उदाहरण ब्रैकेट में उदाहरण लिख दीजिए, जैसे एच.डी. देवगौड़ा, जैसे एच.डी. देवगौड़ा एवं आई.के. गुजराल का चुनाव, आई.के. गुजराल का चुनाव। पांचवा पॉइंट लिखिए, जब प्रधानमंत्री किसी अपराध का दोषी पाया गया है, प्रधानमंत्री किसी अपराध का दोषी पाया गया है, प्रधानमंत्री किसी अपराध का दोषी पाया गया है एवं वह नियम के अनुसार, इस्तीफा देना नहीं चाहता, वह नियम के अनुसार इस्तीफा देना नहीं चाहता। और लास्ट पॉइंट लिखिए, जब मंत्रिपरिषद कुछ ऐसे संवैधानिक लास्ट पॉइंट इसका 5th पॉइंट है ये, जब मंत्रिपरिषद कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधानों की अवमानना करता है, जब मंत्रिपरिषद कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधानों की अवमानना करता है जिससे संविधान का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है, जिससे संविधान का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है, जिससे संविधान का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। ब्रैकेट में जैसे 6 महीने के अंतराल में, जैसे 6 महीने के अंतराल में सत्र न बुलाना, जैसे 6 महीने के अंतराल में सत्र न बुलाना।
जैसे 6 महीने के अंतराल में सत्र ना बुलाना। अब बोल रहा हूं लिख लो, अब बोर्ड पर लिखना क्या है, जो राइटिंग अब कंप्लीट ही हो गया है। देवगौड़ा वाला पॉइंट एग्जाम्पल है, देवगौड़ा और पॉइंट भी है, ठीक है, वो एग्जाम्पल है देवगौड़ा, पॉइंट भी है। 6 महीने के अंतराल में सत्र ना बुलाना, इसको ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमने अंतर्निहित विवेकाधीन शक्ति राष्ट्रपति की पढ़ा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ टिप्पणी करने की जरूरत है, हमने राष्ट्रपति की शक्ति, और इसके आधार पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये तीनों प्रश्नों के उत्तर फॉर्मेटिंग, कुछ नहीं करना है, कोई भी प्रश्न, तीन प्रश्न मैंने पूछा आपसे, कुछ नहीं करना है, पहले बताना है राष्ट्रपति का मॉडल क्या है, पहले बताना है राष्ट्रपति का मॉडल क्या है, पहला, ठीक है। फिर बताना है नाम मात्र का अध्यक्ष है कैसे, फिर बताना है उसको रबर स्टैम्प कहा गया है, रबर स्टैम्प कहा गया, फिर बताना है रबर स्टैम्प वो नहीं है कैसे, और फिर लास्ट में लिखना है इमरजेंसी लैंप है। तो बिल्कुल सिंपल है, जिस फॉर्मेट में मैंने पढ़ाया है इसी फॉर्मेट में आपको उत्तर लिखना है। कोई भी प्रश्न राष्ट्रपति के सत्ता स्थिति के बारे में, पावर पोजीशन के बारे में, कोई भी क्वेश्चन प्रेसिडेंट के पावर पोजीशन के बारे में पूछा जाता है, तो इसी फॉर्मेट में आंसर लिखना है जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना याद रखेंगे तो आप बहुत से क्वेश्चंस प्रिलिमिनरी के, मुख्य परीक्षा के, यहां से उठाकर उत्तर में लिख सकते हैं। कंक्लूजन में ये डालना है, यही वाला बात, कंक्लूजन ये पॉइंट है कि राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहने के बजाय या अन्य उपाधियों से जैसे नाम मात्र का अध्यक्ष इत्यादि कहने के बजाय उसको इमरजेंसी लैंप कहा जाना ज्यादा उचित है। ये कंक्लूजन होगा। निष्कर्ष में राष्ट्रपति को आप ये पॉइंट राष्ट्रपति के बारे में लिखेंगे, निष्कर्ष में ये लिखेंगे, ठीक है। अब जिन्होंने क्वेश्चन नहीं देखा है एक बार देख जाइए, बार बार क्वेश्चन एक ही चीज नहीं दिखाऊंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा मॉडल यूज किया गया है उसके बारे में लिखना है। अब हम बात करते हैं, राष्ट्रपति में आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने अभी पढ़ा। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी तक, क्या पढ़ा, नियुक्ति पढ़ा, पदावधि पढ़ा, योग्यता पढ़ा, महाभियोग पढ़ा, सत्ता स्थिति पढ़ा। सबसे बड़ा टॉपिक यहां पर क्या था, ये था सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये लिखा है कि मेंस का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, समझ नहीं आता है, तो यही तो प्रैक्टिस करनी है। मैंने पहले बताया क्वेश्चन को समझने की आदत डालना भी आंसर राइटिंग प्रोसेस का एक तरीका है। आंसर राइटिंग कैसे अच्छा करें, ठीक है, तो उसको पढ़ना समझना, आंसर को बार बार पढ़ना, आंसर को पढ़ने की प्रैक्टिस करना, वो भी आपकी तैयारी का एक हिस्सा है, ठीक है। अब आप बात करते हैं शक्तियां, शक्तियां पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले कार्यकारी शक्ति पढ़ेंगे, फिर विधायी शक्ति पढ़ेंगे, न्यायिक शक्ति पढ़ेंगे, सैन्य शक्ति पढ़ेंगे, अन्य पढ़ेंगे।
बात करते हैं कार्यकारी शक्ति की, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति का मतलब है वो शक्ति जो नीति क्रियान्वयन विधि को लागू करने से संबंधित हो। क्रियान्वयन की शक्ति, इसका मतलब है क्रियान्वयन की शक्ति, यानी विधि लागू करने, कानून लागू करने, क्रियान्वयन लागू करने की शक्ति को कार्यकारी शक्ति कहते हैं। ये कार्यपालिका शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम कार्यपालिका शक्ति भी कह सकते हैं। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालक की शक्ति, ठीक है। आपस में बात बंद करिए, पढ़िए, पूछिए, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछिए क्वेश्चन। मुझे जहां लगेगा कि आपको उत्तर देना चाहिए मैं दूंगा और देता भी हूं, ठीक है। एक तो पहला, राष्ट्रपति को संघ का कार्यकारी सर्वेसर्वा माना जाता है। संघ का कार्यकारी सर्वेसर्वा राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति यूनियन का, संघ का, केंद्र का कार्यकारी सर्वा, यानी संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष। राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका एक अनुच्छेद है 53, आर्टिकल 53, इसमें कहा गया है संघ की कार्यकारी शक्ति, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस अनुच्छेद में लिखा है संघ की कार्यकारी शक्ति यानी कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और वह उनका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के, ये जो लिख रहा हूं इसको लिखिए, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उनका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। लिख लीजिए, ये 53 आर्टिकल में लिखा गया है।
यानी संघ यानी केंद्र के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, जितना भी प्रशासन का काम है, कानून का अनुपालन केंद्र के द्वारा, संघ के द्वारा जहां भी किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। यानी सभी सरकार के सभी दस्तावेजों में, सरकार के सभी दस्तावेजों में, यानी संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, संघ सरकार के सभी दस्तावेजों में राष्ट्रपति या उसके अधीनस्थ अधिकारी का नाम होता है। या तो दस्तावेजों में राष्ट्रपति का नाम होगा या उसके अधीनस्थ अधिकारी का नाम होगा। अब यह समझना जरूरी है कि उसके अधीनस्थ अधिकारी कौन है। तो केंद्र में जितने भी लोग काम करते हैं सब उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं। हम न्यायपालिका की बात ना करें, न्यायपालिका को आप छोड़ दीजिए अलग, विधायिका को अलग कर दीजिए। कार्यपालिका में जितने भी लोग काम करते हैं, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, सचिव, नीचे तक काम कर रहा क्लर्क, सब राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी। तो यहां जो अधीनस्थ अधिकारी शब्द का प्रयोग किया गया है, ये इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आता है। इसमें प्रधानमंत्री अन्य मंत्री या फिर नौकरशाही, नौकरशाही जो सिविल सेवा को अभिव्यक्त करती है, ये सब राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी। तो एक तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 को पढ़ें तो राष्ट्रपति संघ का कार्यकारी मुखिया है। आर्टिकल 53 एक बार देखते हैं। तिरपन अनुच्छेद पढ़ते हैं, जो अभी मैंने पढ़ाया वही है। आदत डालते हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी आदत डालिए। आर्टिकल 53 देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, इसमें यह भी लिखा है कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में होगा। ये हम लोग जब सैन्य शक्ति पढ़ेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे। तो एक तो 53 आर्टिकल है जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात लिखी हुई है। और एक आर्टिकल है 77 में राष्ट्रपति को प्रशासन के कार्य को चलाने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। 77 आर्टिकल में राष्ट्रपति को प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो पहला आर्टिकल हमने पढ़ा 53, दूसरा हम पढ़ेंगे 77। इसमें पहली बात तो ये लिखी है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई कही जाएगी, जो अभी हमने 53 में भी पढ़ा, ऐसा ही है। दूसरा,
राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं। इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विद्यमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाए कि राष्ट्रपति द्वारा नहीं लिखा गया। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो 77 आर्टिकल को आप पढ़ें तो 77 आर्टिकल, ये बात जो हमने कही यहां पर, ये जो पॉइंट लिखा है ये 77 में भी लिखा हुआ है, यहां जो लिखा है उसके अनुसार भी यही बात है। 77 आर्टिकल में भी लिखा है, क्या लिखा है 77 आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 77 में लिखा है, अनुच्छेद 77 में लिखा है तो संघ का कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किया गया माना जाएगा। एक मुख्य बात। दूसरी मुख्य बात इसमें 77 में लिखी हुई है, राष्ट्रपति को संघ मतलब केंद्र का कार्य चलाने के लिए एवं मंत्रियों में इसके आवंटन के लिए इसे बांटने के लिए, इसे आवंटन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। अधिकार है यानी राष्ट्रपति संघ के कार्य को, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बना सकता है या मंत्रियों में उन काम को बांटने के लिए नियम बना सकता है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल बनते हैं, प्रशासनिक नियम बनते हैं, प्रशासनिक नियम, जो भी प्रशासनिक नियम प्रशासन को चलाने के लिए प्रशासनिक नियम बनते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर बनते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति है, ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति प्रशासनिक नियम बनाएगा। और यही नहीं, जो मंत्रालय बनते हैं, मंत्रालयों का निर्माण, तो इसमें लिखा है कि मंत्रियों को काम बांटना, मंत्रियों को काम देना, बांटना। नया कोई मंत्रालय बनाना है, काम कैसे बांटेंगे? मंत्रालय द्वारा काम बांटा जाता है। तो नया कोई मंत्रालय बनाना है, मंत्रालय का निर्माण, यह भी राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति बनाता है। मतलब भारत में मंत्रालय बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, भारत में मंत्रालय बनाने के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है, संसद के पास जाने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति ही मंत्रालय बना सकता है। तो राष्ट्रपति नियम बना रहा है प्रशासन के लिए, राष्ट्रपति मंत्रालय बना रहा है प्रशासन के लिए, और सारे काम उसी के नाम पर हो रहे हैं, सारी कार्यकारी शक्ति उसी में अंतर्निहित है। वो खुद से या अपने अधीनस्थों की मदद से वो काम कर रहा है।
तो पहली बात राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, कार्यकारी शक्ति के बारे में एक इंट्रोडक्शन है एक तरह का। समग्रता में देखा जाए तो कार्यकारी शक्तियां केंद्र सरकार की राष्ट्रपति में अंतर्निहित हैं। केंद्र की कार्यकारी शक्तियां या कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, और जितने लोग केंद्र सरकार में कार्यपालिका के रूप में काम कर रहे हैं वो सब राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी हैं। वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई और मंत्री क्यों ना हो, कोई सचिव क्यों ना हो, केंद्र सरकार में काम करने वाला कोई क्लर्क क्यों ना हो, सब राष्ट्रपति के अधीनस्थ है। ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। और मुख्यमंत्री, राज्य के अन्य मंत्री, राज्य के ब्यूरोक्रेट्स उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष है, कार्यपालिका का मुखिया है। कार्यपालिका का मुखिया होने के नाते बाकी केंद्र में कार्यरत मंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि सब उसके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। स्पष्ट है। एक बात कार्यकारी शक्ति में हमने ये पढ़ा। दूसरा हम पढ़ेंगे कार्यकारी शक्ति में, जब भी हम कार्यकारी शक्ति मतलब लागू करने की शक्ति की हम बात करते हैं तो उसमें एक प्रशासन का संगठन, अगर हम कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका शक्ति की बात करें, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें, तो उसमें प्रशासन का एक संगठन होता है। जब तक संगठन नहीं बनेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं बनाएंगे, तब तक वो संगठन कार्यपालिका का काम हो नहीं सकता, कानून लागू करने का काम नहीं हो सकता। एक संगठन आपको बनाना पड़ेगा। और इस संगठन में नियुक्ति, निष्कासन, नियुक्ति करना, हटाना, अनुशासनात्मक कार्यवाही या अनुशासन, डिसिप्लिन, इस संगठन में नियुक्ति, निष्कासन, अनुशासन ये बनाना कार्यपालिका शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एग्जीक्यूटिव पावर में, कार्यपालिका शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है नियुक्ति और निष्कासन की शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति में, कार्यकारी शक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति मानी जाती है नियुक्ति और निष्कासन। क्या शक्ति मानी जाती है? नियुक्ति और निष्कासन। अब किन लोगों की, अगर हम पहले बात करें नियुक्ति की, अगर तो किन लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? किन लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? इसमें सबसे अहम है, सबसे महत्वपूर्ण है, संवैधानिक पदों के बारे में हमें यहां पर चर्चा करनी होगी। जब भी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति लिखनी होती है तो हमें लिखना पड़ता है किन की नियुक्ति वो कर रहा है। तो नियुक्ति किसकी करता है? तो पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा।
मंत्री की सलाह पर करेगा। करेगा। ये जो लिखा है आर्टिकल 75(1) में अनुच्छेद 75 ब्रैकेट में 1, इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें हमने क्या देखा, प्रधानमंत्री की और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को बुलाता है, लेकिन नियुक्ति वही करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री जिसे कहता है उसको बुलाता है, नियुक्ति वही करता है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हालांकि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक कोलेजियम होता है, एक कोलेजियम की सलाह पर। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक कंट्रोवर्शियल संस्था है, कोलेजियम की सलाह पर। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करेगा? कोलेजियम की सलाह पर करेगा। करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। भारत का चुनाव आयोग है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। संविधान में अन्य लिखा है, 2 शब्द नहीं लिखा, इसलिए मैंने लिखा यहां पर। अब ये इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी मर्जी से पहले करता था, राष्ट्रपति की मर्जी चलती थी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया अनूप बर्नवाल केस में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बहुत सेंसिटिव मामला है, संवेदनशील मामला है। तो ऐसे में राष्ट्रपति अपनी इच्छा का प्रयोग ना करे तब तक, जब तक कि एक संसद द्वारा कोई कानून पारित नहीं कर दिया जाता, एक समिति के सलाह पर करे, और उस समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 लोग होंगे। यह सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया 2023 में। लेकिन 2023 में ही संसद ने एक कानून पारित किया, और कानून पारित करके एक सिलेक्शन कमेटी, एक चुनाव समिति का गठन किया, जिस चुनाव समिति में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मंत्री डाला गया। तो 2023 के अधिनियम के अनुसार वर्तमान में स्थिति है, एक चयन समिति, चुनाव समिति की जगह चयन समिति की सलाह पर अभी वर्तमान स्थिति ये है। चयन समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, चयन समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चीफ जस्टिस की जगह पर एक कैबिनेट मंत्री का नाम प्रस्तावित है, और ये 2023 में ये लागू हुआ। संसद ने कानून पारित किया
2023 में 2023 के पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति की इच्छा से होता था, मतलब सरकार की इच्छा से होता था। अब एक तरह की चयन समिति बनी है, सिलेक्शन कमेटी बनी है, जो सलाह देगी, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त के बारे में है। चौथा, यूपीएससी और ज्वाइंट संयुक्त पीएससी के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति, यूपीएससी या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति। नंबर 5, कैग की नियुक्ति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग की नियुक्ति, इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 में इसके बारे में चर्चा है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है। फिर एससी, इसको शॉर्ट में लिखता हूं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, मतलब अनुसूचित जाति के लिए आयोग, अनुसूचित जनजाति पर राष्ट्रीय आयोग, पिछड़ा वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग। ये 338 आर्टिकल में है, 338, ये 338 ए, ये 338 बी। इसके सदस्य, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यानी अनुसूचित जाति पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग, इसके अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की और 3 सदस्यों की, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये हमने देखा, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति की जाती। इसके साथ साथ जो केंद्र स्तर की सिविल सेवा है, केंद्र स्तर की सिविल सेवा में अखिल भारतीय सेवा, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, या क्लास 1 जितने भी पोस्ट हैं, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के बिहाफ पर, मतलब राष्ट्रपति के नाम पर होती है। आईएएस आईपीएस की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम पर होती है।
हालांकि डीओपीटी ने एक स्टैम्प बनाया हुआ है राष्ट्रपति का जिसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति को पावर है। यही कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को, अगर वो स्टेट में पोस्टेड हैं तो उनको डिसमिस नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसको पदच्युत नहीं कर सकते, उसको पद से हटा नहीं सकते। तो कि जिस पद के समतुल्य व्यक्ति ने, जिस पद के व्यक्ति ने उसे नियुक्त किया है, उसी के समतुल्य व्यक्ति के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ठीक है। तो आईएएस आईपीएस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहां पर राष्ट्रपति का रबर स्टैंप का प्रयोग होता है। बेसिकली राष्ट्रपति सीधा उपस्थित नहीं होता है, उसका रबर स्टैंप होता है। बाकी जगह पर अंडर हिज हैंड एंड सील, अपने हाथों से सील लगाकर हस्ताक्षर नियुक्ति करता है इन परिस्थितियों में। पॉइंट 7 में 3 तरह के आयोग हैं। एक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। 3 तरह के आयोग हैं। एक अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय आयोग, पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय आयोग। 3 आयोग हैं। इन तीनों आयोग एक जैसे हैं, बस इनका अलग अलग वर्ग के लिए कार्य है, एक जैसे हैं। तो एक 338 आर्टिकल में लिखा हुआ है, दूसरा 338 ए में लिखा हुआ है, तीसरा 338 बी में लिखा हुआ है। तीनों आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, यही संरचना है। तीनों आयोग में एक जैसा है। तो उसके अध्यक्ष का, उसके उपाध्यक्ष का, उसके 3 सदस्य का, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। तो इतनी नियुक्तियां, इंक्लूडिंग राज्यपाल, इतनी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब निष्कासन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निष्कासन भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन निष्कासन की राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित है। ऐसा नहीं है कि आईएएस आईपीएस को नहीं हटाया जा सकता, आईएएस आईपीएस को हटाया जाता है, लेकिन संविधान में 311 अनुच्छेद में एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके तहत राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट का कोई व्यक्ति, यानी राष्ट्रपति ही उसको हटाएगा। दूसरा, उसको हटाने के पहले उसको सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। प्रॉपर प्रोसेस के द्वारा इनको हटाया जाता है। हटाना सभी को संभव है। आईएएस ऑफिसर्स को हटाया गया, पास्ट में कई सारे लोगों को हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं निष्कासन की। तो देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री को हटा सकता है। यदि बहुमत खो दे, भ्रष्ट हो जाए, अपराधी सिद्ध हो जाए, अपराधी सिद्ध हो जाए, इत्यादि परिस्थिति में अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा सकता है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायाधीश को
परंतु 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 124(4) की प्रक्रिया के बाद आर्टिकल 124 में 124(4) में प्रक्रिया दी हुई है। ठीक है, उसके बाद 124 में प्रक्रिया लिखी है, उसके बाद। ठीक है, तीसरा, मुख्य चुनाव आयोग चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त आयुक्त एस सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की तरह, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की तरह। चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर और बाकी पदों में कैसे राष्ट्रपति हटाता है, बाकी जो पद हैं कैसे हटाता है, जब हम पद पढ़ेंगे, उन पदों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें उसकी जानकारी होगी। जैसे यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर को एक तो मिसबिहेवियर की वजह से, कदाचार के लिए, सिद्ध कदाचार के लिए हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, बाकी परिस्थिति में हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं। ऐसे वो विक्षिप्त मस्तिष्क का हो जाए, शारीरिक अक्षमता उसकी हो जाए, या वो दिवालिया घोषित हो जाए, तब राष्ट्रपति हटाएगा तो अपनी इच्छा से हटाएगा, मतलब मंत्री परिषद की सलाह पर हटाएगा, मतलब किसी और की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन अगर कदाचार के लिए हटाना है तो उसके लिए इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करती है, उसके आधार पर उसको हटाया जाता है। तो कैसे हटाया जाता है बाकी लोगों को, ये लिस्ट जो हमने अभी किया, नियुक्ति का लिस्ट किया, इसमें निष्कासन का लिस्ट हम और बाकी आराम से जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो पढ़ते चले जाएंगे। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्ति है वो नियुक्ति और निष्कासन की शक्ति है, और इसमें इन प्रमुख लोगों को नियुक्त करना और निष्कासित करना राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति सेवा की शर्तें भी निर्धारित करता है, राष्ट्रपति द्वारा सेवा शर्तों का निर्धारण भी होता है। सेवा शर्त निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। जैसे अभी हमने एनसी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन एनबीसीसी, या एनसीबीसी, इसको लिखिए एनसीबीसी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको ऐसे एनबीसीसी लिखा जाता, तो ये इनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित कर रहा है। सिविल सेवकों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति के सलाह पर निर्धारित की जाती हैं। तो कई लोगों की सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो ये हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में जो मूल शक्ति है वो नियुक्ति और निष्कासन की है, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात, यहां पर एक टिप्पणी लिख लीजिए, मैं आपको टिप्पणी
लिखा देता हूं, अनुच्छेद 77 में की टिप्पणी में लिखा देता हूं, ये लिख लीजिए, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 77 में जो टिप्पणी हो सकती है उसको आप लिख लीजिए। लिखिए, टिप्पणी लिखना है, अनुच्छेद 77 के नीचे टिप्पणी लिखना है। देखिए, भारत सरकार के कार्यकारी दस्तावेजों पर, भारत सरकार के कार्यकारी दस्तावेजों पर या तो राष्ट्रपति का नाम लिखा होता है, भारत सरकार के कार्यकारी दस्तावेजों पर या तो राष्ट्रपति का नाम लिखा होता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं अधिकृत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं अधिकृत अधिकारी का नाम होता है। सरकार में राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर करने वाला, राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर करने वाला सबसे निचला अधिकृत अधिकारी, उप सचिव होता है, उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी। उप सचिव होता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए। भारत सरकार के मंत्रालय किसी अलग विधि द्वारा नहीं बनाए जाते। भारत सरकार के मंत्रालय किसी अलग विधि द्वारा नहीं बनाए जाते, बल्कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा बनाए जाते हैं। बल्कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा बनाए जाते हैं। यही नहीं, दो मंत्रालयों को मिलाना, किसी मंत्रालय को खत्म करना, दो मंत्रालयों को मिलाना, किसी मंत्रालय को खत्म करना,
या किसी एक मंत्रालय से दूसरा मंत्रालय निकालना, या किसी एक मंत्रालय से दूसरा मंत्रालय निकालना राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमने अभी देखा, क्या पढ़ा कि कैसे राष्ट्रपति कार्यकारी या कार्यपालिका का मुखिया है, कार्यपालिका का अध्यक्ष है। सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित है। सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, नौकरशाह या सिविल सेवक राष्ट्रपति के अधीन है। राष्ट्रपति सरकार चलाने के लिए नियम बनाता है। राष्ट्रपति ही मंत्रालय बनाता है, मंत्रालय को खत्म करता है, दो या दो से अधिक मंत्रालय को मिला सकता है। यही नहीं, राष्ट्रपति नियुक्ति और निष्कासन भी करता है। ठीक है, यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी के सदस्य इलेक्शन कमिश्नर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, ये सब राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, तो आज हमने राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर पढ़े, कार्यकारी शक्ति पढ़ी। कल की क्लास में हम लोग विधायी शक्ति राष्ट्रपति की पढ़ेंगे। आज क्लास में यहीं पे एंड करता हूं। कल हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस पर आर्टिकल 5(5) से गवर्नर का नियुक्ति किया जाता है। आज के लिए इतना ही।